देखिए, आरटीई एक्ट का ये थर्ड वीडियो हमारा है। इससे पहले के दो वीडियोस में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने एक जनरल जो इसका फ्रेमवर्क है उसको देखा था, आरटीई के, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया था। सेकंड जो वीडियो था उसमें हमने एक्ट के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं बच्चों को वो क्या है उन पर डिस्कशन किया। और सेकंड फेज जो था उसका, उसमें टीचर्स के लिए क्या क्या ड्यूटीज है, एलिजिबिलिटी क्या है टीचर्स के लिए, उस पर डिस्कशन किया। तो आज की क्लास उसके आगे है। तो जिन्होंने पहले की क्लासेस अगर देखनी है, आपको लगता है कि डिटेल थोड़ा सा समझ लें, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। और आज की क्लास में हम दो फेजेस पे डिस्कशन करेंगे। पहला होगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और सेकंड होगा आपका करिकुलम एंड इवैल्यूएशन। तो चलिए, थोड़ा सा एक डेटा है उस डेटा को हम समझ लेते हैं। ये स्क्रीन पूरी प्रॉपर दिख रही होगी, आप लोग को बताइएगा एक बार, है ना? ठीक है। तो टीचर्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं? देखो, आरटी एक्ट जब आपका लागू हुआ तो कोई भी एक्ट जब बनता है ना, उस दौरान काफी स्टडी किया जाता है, काफी सर्वे होते हैं, तब अगर कहीं कुछ प्रोविजंस डेवलप किए जाते हैं। तो ये देखा जा रहा है आपका कि लगभग लगभग हाँ 6 लाख जो टीचर्स हैं वो अनट्रेन्ड हैं। अनट्रेन्ड मतलब कि ना तो बीएड किया उन्होंने प्रॉपरली, ना ही उन्होंने कोई ऐसा प्रशिक्षण लिया है जिससे कि वो टीचिंग के स्किल्स को डेवलप कर पाए। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में आप देखिएगा कि लगभग 5 लाख जो पोस्टें हैं वो वैकेंट हैं। इवन इससे ज्यादा ही होंगी, इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे को। फिर है, क्योंकि आप अगर उत्तराखंड का ही डेटा देखते हो तो आप देखिएगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स का कुछ ऐसा हाल है कि जहां पर आप देखेंगे प्राइमरी लेवल पर स्पेशली, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल पर आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल्स हमारे, या कहें कि मैक्सिमम स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक ही टीचर है। बात समझ में आ रही है आपको? तो बहुत सारे टीचर्स की तो सीट वैसे ही वैकेंट है। उसका रीजन एक और भी है, क्योंकि बच्चे कम हैं, और या फिर ये कहें कि जो गवर्नमेंट है उसके पास इतना फंड नहीं है, टीचर्स की सैलरी भी अच्छी खासी होती है उनको पे करने के लिए। बहुत और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। बहरहाल वो रीजन जो भी हो, लेकिन ये बात तो तय है कि पोस्ट वैकेंट है। अनदर 5 लाख टीचर्स आर रिक्वायर्ड, मतलब 5 लाख पोस्ट वैकेंट है तो यानी कि 5 लाख टीचर्स तो चाहिए होंगे। रूरल अर्बन इम्बैलेंस इन डिप्लॉयमेंट। अब आप ये भी देख सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर जो शहरी क्षेत्र है, उनमें बड़ा कंपैरिजन है। क्या कंपैरिजन है? अपने आसपास से आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। पहाड़ों में जो स्कूल हैं, जिनको हम बोलते हैं दुर्गम यानी कि इंटीरियर रिमोट एरियाज के स्कूल, वहां पर आप देखेंगे कि टीचर्स बहुत कम है। तो मैंने कहा ना अभी आपसे कि स्कूल में एक ही टीचर है, ऐसी स्थिति पहाड़ों में दुर्गम क्षेत्र में है। अब आप शहर की तरफ आ जाइए, देहरादून हो, हल्द्वानी हो, या उधम सिंह नगर रुद्रपुर हो आपका, तो कोई भी शहर हो, आप शहर में देखेंगे कि टीचर एक्सेस में है। हर स्कूल में जितने टीचर चाहिए उससे भी ज्यादा टीचर कई जगह पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका एक इम्बेलेंस डेवलप कर दे रहा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कोई भी टीचर जब एम्प्लॉयड होता है या फिर कहें रिक्रूट होता है, तो पहली उसकी प्रेफरेंस रहती है कि उसको शहर में या फिर कहें कि रोड हेड पे स्कूल मिल जाए। और इसके लिए वो काफी कुछ आप जानते ही हैं कि अप्रोचेस लगाता है, प्रोसेसिंग करता है बहुत ज्यादा, ताकि उसको बहुत नजदीक का स्कूल मिल जाए जो कि शहर में है। तो इस तरीके से इम्बैलेंस भी बहुत ज्यादा आप देखने को मिला है। इम्बैलेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ टीईआई। ठीक है, टीचर एजुकेटर्स जो है या टीचर इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी कम है। मतलब आप देखिएगा जो एक एग्जांपल लेते हैं हम, बीएड कॉलेजेस हैं आपके। बीएड कॉलेजेस की बात मैं इनकी नहीं कर रहा हूँ, जो प्राइवेट बीएड कॉलेजेस हैं। प्राइवेट बीएड कॉलेज तो वैसे भी बंद ही होने चाहिए, इनमें तो कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, ना टीचर्स को ना ही स्टूडेंट्स को। क्योंकि आप खुद बीएड किए हुए हैं, आप जानते ही हैं, वहां पर मैक्सिमम बच्चे सिर्फ इसलिए आते हैं कि भाई एडमिशन ले लें कम मार्क्स आने के बाद भी, और हमको डिग्री मिल जाए, दैट्स इट। उनका बहुत कम का ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको लर्निंग करनी है, सीखने के लिए कम बच्चे आते हैं। गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट आप देखिएगा कि गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं, बीएड कॉलेजेस, वहां पर जितने टीचर होने चाहिए उससे बहुत कम है। इवन अगर अपने शहर के प्राइवेट कॉलेजेस आप देखेंगे तो ऑन पेपर तो वहां पर सारे ही टीचर रहते हैं, चाहे फिजिकली कम भी हो। लेकिन गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में आपको
बहुत कम टीचर देखने को मिलेंगे। कुछ टीचर्स कांटेक्ट में रखे जाते हैं बट वो वहां पर आना चाहते नहीं है ना। हमारे ही उत्तराखंड की बात है, आप अभी बीच में एडवर्टीजमेंट निकल रहा था कि 250 रुपए पर पीरियड, 250 रुपीज पर पीरियड, जहां तक मुझे याद है मेरी बेस्ट नॉलेज में, टीचर को मिलेगा। अब कोई टीचर है, नेट है, पीएचडी है, वो 250 रुपीज पर पीरियड लेके क्या करेगा बीएड कॉलेज में, बताइए? कुछ बेनिफिट मिलेगा उसको? उसकी तो सैलरी 15,000 से ऊपर नहीं बन पाएगी, है ना। तो ये कुछ रीजन है, क्योंकि जो भी रेगुलर टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी सैलरी इतनी ज्यादा होती है, गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम सैलरी में अधिक से अधिक हमारा काम हो जाए। तो ये कई सारे रीजन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स है कि अवेलेबिलिटी बहुत कम है। फिर है करिकुलम रिफॉर्म्स। करिकुलम रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, जो हमारा करिकुलम चला आ रहा है, जो पाठ्यक्रम चला आ रहा है पहले से। अच्छा, मैं ये जो टर्म्स हैं अंग्रेजी में बोल दे रहा हूँ, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी है जो समझ नहीं पा रहा हो। कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइएगा, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं। मतलब एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही चल रहा है, उस टर्म का मैं जो लिटरल मीनिंग है वो बता दूंगा। करिकुलम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो बहुत पहले से जो आपका करिकुलम चला आ रहा है, हालांकि 2005 में जो एनसीएफ आया था, जहां पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करने की बात कही थी, लर्निंग को लाइफ ओरिएंटेड बना, लाइफ से जोड़ने की या फिर लाइफ गोल्स ओरिएंटेड बनाने की बात कही गई थी, बट ऑब्जर्वेशन किया गया कि ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। आज भी बहुत कम कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस तरह की एजुकेशन हो पा रही है जो प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड है, ठीक है। तो करिकुलम रिफॉर्म्स की बात कही गई कि ये चैलेंज है बहुत बड़ा टीचर्स के लिए कि कैसे वो रिफॉर्म करते हैं, मतलब कैसे वो सुधार करते हैं करिकुलम में, ठीक। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन तो हमेशा के लिए चैलेंज रहेगा ही रहेगा हम लोग के लिए। अच्छा, कोई बता सकता है आप में से जो प्रेजेंट है अभी क्लास में कि ऐसा क्या चैलेंज है असेसमेंट और इवैल्यूएशन में आपके अकॉर्डिंग, आपके अपने नजरिए में? सर सारे बच्चों के लिए एक से पैरामीटर्स बने हुए। वेरी गुड, गुड, ठीक है। या मैं इसको एक टर्म दे दूं तो इंक्लूसिव इवैल्यूएशन यानी कि असेसमेंट नहीं हो पा रहा है। इंक्लूसिव इवैल्यूएशन या असेसमेंट से क्या मतलब है हमारा? हम ये तो जरूर जान रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ मेंटली रिटार्डेड होते हैं, कुछ आपके एवरेज होते हैं, कुछ आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो जब बच्चों में ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बेसिस पर, तो ऐसा नहीं चाहिए कि हमको हर बच्चे का जो इवैल्यूएशन वो अलग हो। अगर एक बच्चा क्लास 5th में है और हम ये देख पा रहे हैं कि उस बच्चे को क्लास 2nd की बुक पढ़नी भी नहीं आ रही है, तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि 5th क्लास का होने के बाद भी उस बच्चे को हम 5th क्लास की बुक ना पढ़ा करके सिर्फ 2nd लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लैंग्वेज के वो डेवलप करें या वो अचीव करें। मतलब उसको इतना कर दें कि हम वो शब्दों को जोड़ करके पढ़ना सीख सके। और अगर वो इतना कर पा रहा है तो ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि कुछ सीखा है, बोलिए हाँ या ना। बिकॉज लर्निंग इज ऑल अबाउट सम आउटकम्स। यस और नो? हेलो? यस सर। यस इसको आप सर। ऐसे समझ सकते हैं पिक्चर से, ये दो लोग हैं, ठीक है, एक साथ चलना शुरू किए, एक आदमी चलते 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 यहां पहुंच गया, आज की डेट में यहां पर है, दूसरा आदमी आपका चला लेकिन यहीं तक पहुंच पाया। ओके, फर्स्ट टाइम जब इन्होंने चलना शुरू किया तब हम इवैल्यूएशन इक्वल कर सकते थे इनका, बट अब धीरे धीरे क्लास 2nd से 3rd, 3rd से 4th, 4th से 5th में ये यहीं तक पहुंच पाया। और ये दूसरा वाला जो है, इसको मैं ए, इसको बी बोल देता हूँ, तो बी जो है वो आपका क्लास 2, 3, 4, 5 में यहाँ पहुंच गया। अब होगा क्या, जब हम 5th में इनका इवैल्यूएशन करेंगे तो क्या हम ये नहीं देखेंगे कि ये जो बच्चा है ये बहुत स्लो लर्नर है, धीरे धीरे चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि ये अभी जब 2 साल में 3 साल में इतना पहुंच पाया है तो 1 साल में इतना ही तो पहुंच पाएगा ये। तो इसके लिए हम जो गोल सेटिंग करेंगे वो इतनी ही तो करेंगे या कुछ अलग ही कर देंगे, बताइए, बोलिए। और वहीं पर जो ये बच्चा है दूसरा बी वाला जो है, इसकी ग्रोथ रेट जो है वो अच्छा है, तो इसके लिए हम इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया कुछ अलग रखेंगे। तो यही बात इंक्लूसिव असेसमेंट में कही जाती है। हम इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम तो बार बार लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि सही रूप से हम उसको समझ पा रहे हैं और अपने क्लासरूम के अंदर फॉलो कर पा रहे हैं। आप अगर फॉलो करना भी चाहेंगे बीइंग अ टीचर, तो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बैरियर, ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे कि आप चाह करके भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है, करिकुलम सेम है,
इस बच्चे के पेरेंट्स, अगर आप बच्चों को सिर्फ इतना ही सिखा रहे हो तो इस बच्चे के पेरेंट्स भी आपके सर पे बैठ जाएंगे कि भाई मेरे बच्चे में ऐसी क्या कमी आ गई जो इसको तो तुम इतना पढ़ा दे रहे हो, मेरे बच्चे को कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो। ये तो होगा ना, बोलिए, यस सर। यस सर। है ना। तो ये बातें ना, इसीलिए कहा जाता है, देखो टीचिंग और टीचर एजुकेशन, ये दोनों के दोनों इतने चैलेंजिंग टास्क हैं, बट हमारी सोसाइटी में पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सबसे इजी जो टास्क है वो टीचर एजुकेटर को बना दिया गया है, टीचर एजुकेशन को बना दिया गया, जबकि क्योंकि यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ हमने बच्चों को नहीं पढ़ाना है, मतलब हमने जो फ्यूचर टीचर हैं, जो हमारे बीएड के स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं पढ़ाना सिर्फ। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसकी नॉलेज बच्चों के, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पेरेंट्स को भी होनी चाहिए। जब पेरेंट्स को आप ये समझाएंगे, इसी के लिए तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती हैं, है ना। पेरेंट्स समझने को तैयार होते नहीं, वो कंपैरिजन करते हैं अपने पड़ोसी से या फिर अपने कलीग से, या उसका बच्चा तो 90% ला रहा है, मेरा 50 ला रहा है। उनको ये भी तो देखना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो 40 से 50 में पहुंचा हुआ है, तो मतलब उसके लिए एक अचीवमेंट है। बोलिए हाँ या ना। यस सर। जब कोई बच्चा, यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, जो भी वीडियो देखता होगा आज में सोचता होगा यार कि ये तो जो टॉपिक डिस्कस करना था उससे अलग ही कुछ बढ़ा रहे हैं सर, लेकिन मेरे नजरिए में डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब आप समझेंगे तभी आप पेडागोजिकल अप्रोचेस में बहुत स्ट्रांग हो पाएंगे। ठीक, तो कहिएगा कि ये कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को भी आप अवेयर करिएगा इस बारे में, ठीक है ना, वरना वो कंपैरिजन करते रह जाते हैं, बस हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो करिकुलम रिफॉर्म के साथ असेसमेंट और इवैल्यूएशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाद में फिर इंक्लूसिव एजुकेशन भी डिस्कस करना है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के लिए टॉपिक है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। हाँ, पॉइंट में आगे बढ़ रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आपने पुराना नहीं पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज खुल गया आपके सामने। रिसेंट यस सर। इनिशिएटिव्स, ये इनिशिएटिव्स जो है रिसेंट लिखा गया है, लेकिन ये है आज से 10-12 साल पहले के, ठीक है। मतलब जब आरटी एक्ट आया तो उसकी एक फॉलो अप स्टडी हुई, उस समय के ये इनिशिएटिव्स हैं। क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या पहल की गई है इंक्लूसिव एजुकेशन को के थ्रू, मतलब टीचिंग को अच्छा बनाने की, या फिर कहें कि ये आरटी एक्ट के थ्रू टीचिंग को अच्छा बनाने की, सॉरी इंक्लूसिव एजुकेशन निकल पड़ा मुझसे मेरे। डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑन टीचर एजुकेशन लिंकिंग विद एनसीएफ 2005। अच्छा, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि एनसीएफ जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो तो 2005 में आया था। क्या आप लोग ये जानते हैं कि एनसीएफ टीई यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये किस ईयर में आया था? जिन्होंने पहले क्लास की होंगी डेफिनेटली मैंने बताया होगा आप लोगों को, बताइए। नाम भी सुना है, नहीं सुना है? नाम तो सुना ही होगा एटलीस्ट आप लोगों ने इसका। सर 11 में। और बताइए। और बताइए। सर ये भी 9 में ही था क्या? हाँ, और बताओ। 2009 में था। बिल्कुल, 2009 में ही आपका ये एनसीएफटीई भी आया था। अब ये बताओ क्यों आया था? क्योंकि अभी आपने आरटी एक्ट के दौरान ये पढ़ा ना कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, टीचर्स की ड्यूटीज क्या होंगी, पढ़ा या नहीं पढ़ा बताओ, है ना? सर हाँ, ठीक है। तो ये आपका 2009 में ही आपका आया था, और इसी के बाद से फिर इस पर काम शुरू होने लगे आपके, और धीरे धीरे आप देखिएगा कि जो आपका बीएड का कोर्स है वो 1 ईयर से 2 ईयर का कर दिया गया। भले ही हमारे उत्तराखंड में 2014 के बाद ये 2 ईयर का होने लगा, लेकिन एनसीटीई के जो इंस्टीट्यूट्स थे वहां पर ये 2010 से ही या 11 से ही आपका ये 2 ईयर का होने लग गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडल सिलेबस ऑन फॉर एलिमेंट्री, ठीक है ना। तो सिलेबस का फुल फॉर्म वो करते हैं, प्लूरल होता है सिलेबई, या तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड मास्टर प्रोग्राम के लिए, टीचर एजुकेशन कोर्सेज के लिए कुछ मॉडल सिलेबस आपको बनाने के लिए कहा गया। ये कुछ इनिशिएटिव्स किए गए हैं, ठीक है। और प्रिपरेशन फॉर अ
कंपेंडियम ऑफ रिसोर्स मटेरियल फॉर स्टूडेंट टीचर्स। स्टूडेंट टीचर्स के लिए किस तरह के क्रिएटिव इंटरेक्टिव रिसोर्स मटेरियल बनाए जा सकते हैं, है ना, इस पर काम किया जाने लगा। इम्प्लीकेशंस ऑफ RTE एक्ट ऑन ITP एंड CTD। ठीक है, ये ITP क्या होता है और CTD क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए आप, ये आपके लिए होमवर्क रह जाएगा। आप इसका फुल फॉर्म ढूंढ करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में मतलब कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल देना, वरना फिर कल मैं क्लास करूंगा, तो कल का मतलब कल फ्राइडे सैटरडे कल छुट्टी रहेगी आप लोगों की, कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जब क्लास होगी तब। लो, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट स्पेसिफिक डिस्टेंस टीचर एजुकेशन कोर्सेज फॉर अनट्रेन्ड टीचर। ऐसे टीचर्स जो टीचिंग तो कर रहे हैं बट ट्रेनिंग नहीं ली है, उनके लिए क्या होगा, स्टेट स्पेसिफिक डिस्टेंस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी अभी NIOS ने DLED करवाया था, या उससे पहले IGNOU के थ्रू आप BEd करते थे। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आज भी BEd करवाती है, बट वो तो रेगुलर जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं सिर्फ उसके लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह के कोर्सेज चलाए जाने लगे ताकि जॉब भी ना छोड़नी पड़े और ट्रेनिंग भी मिल जाए। फिर है आपके प्रोविजंस फॉर स्कूल्स। स्कूल के लिए क्या प्रोविजन रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा आप नोट्स बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। देखिए, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड फॉर ऑल स्कूल्स। हर स्कूल के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कुछ भी हो, मतलब एडेड स्कूल हो, कैसा भी स्कूल हो, उनके लिए एक जैसे नॉर्म्स और एक जैसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाने चाहिए या बनाए गए। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बताना चाहूंगा आप लोगों को मैं, एक 1986 में मिशन ब्लैक बोर्ड आपका आया था। ठीक है, तो मिशन ब्लैक बोर्ड में जो रिकमेंडेशंस दी गई थी ना, उनको ही फॉलो किया गया। इट मींस कि कौन कौन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जैसे बाउंड्री वॉल होनी चाहिए स्कूल में। ठीक है, इसके अलावा टॉयलेट होने चाहिए मेल फीमेल दोनों के लिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, एक असेंबली हॉल होना चाहिए, इसके अलावा क्लासरूम्स होने चाहिए सेपरेट, एंड उसमें फर्नीचर होना चाहिए। एटलीस्ट फर्नीचर नहीं भी है तो कम से कम कुछ समय के लिए दरी से काम चलाया जाए, बट लेकिन जितना जल्दी हो सके फर्नीचर्स की व्यवस्था की जाए, बेंच टेबल वगैरह की। साथ में टीचर के लिए या कहें कि हेड टीचर के लिए एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए, मतलब कि जो आपका ऑफिस स्पेस होता है ना। टीचर मिनिमम 2 होने चाहिए और कंपलसरी एक टीचर आपका फीमेल होना चाहिए, मतलब कि 2 मेल टीचर अगर आप रखते हैं तो ये अलाउड नहीं है। हाँ, 2 फीमेल टीचर हो ये चल सकता है, समझ में आ रहा है। मेल टीचर नहीं भी होगा काम चल जाएगा, बट फीमेल टीचर का होना जरूरी है। अगर 2 टीचर है तो एक फीमेल अनिवार्य है। ये सारी बातें मिशन ब्लैक बोर्ड में ऑलरेडी कही गई थी, 1986 जो पॉलिसी है उसकी रिकमेंडेशन के अंदर ये थी, तो वो यही रखी, यहाँ पर भी वही रखी गई, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया। स्कूल डेज की बात की गई तो वर्किंग आवर्स फॉर टीचर्स के लिए क्या वर्किंग आवर होने चाहिए, वही जो आप देखते हैं कि मिनिमम 6 to 8 आवर का जो वर्किंग आवर होता है। ठीक है, डेली का। फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, ठीक है, सुविधाएं क्या होनी चाहिए टीचर्स के लिए कह लीजिए या फिर बच्चों के लिए कह लीजिए। आपका बिल्कुल पेयजल यानी कि फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर, नॉइस नहीं होनी चाहिए स्कूल के आसपास, ये सब कुछ। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्कूल्स इंश्योर्ड थ्रू SMC प्रॉमिसिंग। ठीक है, अच्छा एक बात बता सकते हैं आप लोग, SMC का नाम किस किसने सुना है आप में से? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म इसका ये है, और काफी पुराना है, कुछ नया जैसा नहीं है इसमें। कोई बता सकता है, बताइए आप में से। हेलो सर, इस कमेटी में पेरेंट्स भी होते हैं कुछ और मैनेजमेंट के लोग होते हैं। ठीक है, अब एक नाम मैं बोल रहा हूँ वो लिखिएगा आप। जैसे SMC है ना आपका, ऐसे ही SDMC भी है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जैसे SMC का जो कंसेप्ट है वो RT एक्ट 2009 में आया है, इसी तरह से SDMC
ठीक है। SDMC का फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये ढूंढिएगा आप लोग, और ये SDMC का कंसेप्ट किस प्रोग्राम से डेवलप हुआ है ये बताइएगा। समझ में आ रहा है? हेलो, पता है किसी को बता दो, नहीं पता है तो नोट कर लो इसको, ठीक है। नोट मत कर लो, मतलब कि इसको लिख लो, घर से ढूंढ के लाओगे इसको। वैसे स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमिटी इसका फुल फॉर्म होता है ना, स्कूल, S फॉर स्कूल, D फॉर डेवलपमेंट, M फॉर मैनेजमेंट, C फॉर कमिटी। और ये आपका आया था समग्र शिक्षा अभियान से। एक तो होता है सर्व शिक्षा अभियान और एक आपका समग्र शिक्षा अभियान। अब ये समग्र शिक्षा अभियान क्या है, इस पर एक अलग डिस्कशन है। अगर बहुत ज्यादा आप में क्यूरियोसिटी होगी तो मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा, मैं आपको वीडियो बना हुआ मैं शेयर कर दूंगा समग्र शिक्षा अभियान का मेरा, ठीक है, देख लीजिएगा। बट मैं चाहूंगा कि अभी इसको ना देखें आप, अभी आप RT एक्ट पर फोकस करें। वो तो SMC टर्म वर्ड आ गया तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपसे वो SDMC का फुल फॉर्म पूछ देना एग्जाम में, कुछ ही पूछ सकता है। तो SDMC मींस स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। अब जो ये SMC है, SMC के लिए ये 3 आपके पॉइंट्स पढ़ने जरूरी हैं। सबसे पहले तो SMC में क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति इसको हिंदी में कहा जाता है। इसमें स्कूल की तरफ से जो हेड टीचर है वो होता है सेक्रेटरी, सचिव, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ही पेरेंट्स होते हैं, कोई बाहर का आदमी इसमें नहीं बन सकता, ठीक। तो अब क्या होगा, वो जो मेंबर्स हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, उनमें से एक चुनाव होगा डेमोक्रेटिक वे में। और वो लोग, देखो सचिव का चुनाव तो नहीं होगा, सचिव तो आपका स्कूल का हेड टीचर ही बनना है, उसके लिए कोई चुनाव नहीं होता है, कोई इलेक्शन नहीं होता। बट जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच में से एक अध्यक्ष चुना जाता है, और वो अध्यक्ष जो होता है वो सचिव के साथ मिलकर के, ताकि स्कूल का टीचर अपने मन से सारे काम ना करे, है ना, उसमें जो भी बच्चों के पेरेंट्स हैं उनकी भी राय मशवरा लिया जाए, इसके लिए ये कमेटी बनाई जाती है। अब मेंबर्स कौन बनेंगे, देखो तो 3/4 मेंबर्स फ्रॉम अमंग पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल, जिनमें से देखो 3/4, 3/4 यानी कि लगभग 75% कह सकते हैं आप इसको। 3/4 का मतलब होता है 75%, ठीक है। हेलो, कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए। 3/4 है, आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और बाहर से परसेंट का साइन लगा दो, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा आपका 25 टाइम्स, तो 25 3 जा 75। तो 75% तो वही हो गए आपके पेरेंट्स बच्चों के। और उनमें से जो 75% जो पेरेंट्स है ना, उनमें से ये जरूरी है कि 50% वुमेन होनी चाहिए, औरतें होनी चाहिए, मतलब महिलाएं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये जरूर याद रखें आप। फिर है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन और टू वीकर एंड डिप्राइव्ड सेक्शंस। और अगर उस स्कूल में जो हम कहते हैं डिप्राइव्ड सेक्शन के जो, हालांकि डिप्राइव वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, सही नहीं है, नेगेटिविटी आती है इससे। हम ये कहें कि हर कम्युनिटी के बच्चे अगर वहां पढ़ रहे हैं तो हर कम्युनिटी के बच्चों के पेरेंट्स भी उसके इक्वल राइट्स होते हैं उनके मेंबर बनने के, ठीक है। मतलब SC ST वाले हैं, OBC वाले हैं, तो उनके पेरेंट्स भी उस मेंबरशिप, मतलब उस कमिटी के मेंबर होने चाहिए। SMC टू प्लान मैनेज एंड मॉनिटर इन कोलैबोरेशन विद द लोकल अथॉरिटी। SMC जो भी काम करेगा, जो भी योजना बनाएगा, जो भी मॉनिटरिंग करेगा, वो किसके साथ मिलकर करेगा, लोकल अथॉरिटी। अभी लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है, लोकल अथॉरिटी आपका ग्राम विकास अधिकारी हो सकता है अगर गांव लेवल पर अगर आप हैं तो। समझ में आ रही है बात आपको? हेलो, ठीक है। यस सर। हाँ, क्योंकि जो भी पैसा फंडिंग वगैरह होती है आपको वहीं से होगी ना। गवर्नमेंट जब पैसा भेजेगी तो एक तो होता है कि स्कूल बजट में आता है, दूसरा होता है आपका लोकल अथॉरिटी के पास आता है, उसके सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो लोकल अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेट करके SMC काम करती है। ये वाला सेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे सिर्फ SMC पढ़ करके निकाल देते हैं इसको, वो ये नहीं पढ़ते कि 3/4 या 75% मेंबर्स जो है बच्चों के पेरेंट्स होंगे, ये नहीं पढ़ते कि उनमें से 50% वुमेन होंगी, ये भी नहीं पढ़ते कि वीकर सेक्शन और डिप्राइव्ड सेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, मतलब कि जितने उनके बच्चे हैं उसके हिसाब से वहां पर उनके पेरेंट्स को मेंबर बनाया जाना चाहिए, ठीक है। और लोकल अथॉरिटी वाला तो मुझे लगता है कि कम ही पढ़ते हैं, ठीक है। मैं कुछ के लिए कह रहा हूँ, बाकी लोग तो पढ़ते होंगे अपने आप ही। समझ में आ गया आप लोगों को?
इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ऑल एडेड स्कूल्स टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू 25% चिल्ड्रन। ये तो सबको पता है, कोई भी स्कूल हो, चाहे वो कितना ही महंगा स्कूल हो, है ना,